हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो सीरीज की अगली वीडियो होने वाली है जिसमें हम सीडीपी की जो वीडियोज हैं उसको लेकर के आ रहे हैं, जो आगामी एलटी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हम लगभग 400 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं इसमें हम 400 लगभग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 25 से 30 तक के क्वेश्चन हम सब कवर कर लेते हैं। तो पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पे पड़ती है तो वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो कल की वीडियो है उसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज का जो रहने वाला है वह 101 से रहेगा। तो इसमें हम लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण ज़रूरी होते हैं, यानी कि किसी भी एक परीक्षा में जो 3 गुण होते हैं, क्या-क्या गुण ऐसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए जो सबसे अच्छे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे अच्छे माने जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें रखा गया है कि वैधता उसमें होनी चाहिए। तो किसी भी जो एग्ज़ाम है उसमें वैधता होनी चाहिए, ये सही है। विश्वसनीयता भी उसमें होनी चाहिए और व्यावहारिकता भी उसमें होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर अन्य को भी हम देखें तो जैसे ऑप्शन ख इसमें रखा गया है कि व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। और अगला ग इसमें रखा गया है वैधता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। और घ इसमें लिखा गया है व्यावहारिकता, मूल्यांकन और व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। तो इसका जो सटीक आंसर होता है किसी भी एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीज होनी चाहिए, वैधता उसमें होनी चाहिए, विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए और व्यावहारिकता उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उसे उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए, यानी कि बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है उसी ज्ञान से जो जोड़ करके नया ज्ञान दिया जाए। तो बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएं, मतलब हम कोई भी बालक है उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसका जो मेंटल लेवल है वो किस लेवल का है, उसको जानने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है वो किस प्रकार का है। तो इसमें जैसे ऑप्शन रखा गया है, पहला तो है कि उसके माँ बाप से पूछकर। ऐसा नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। उसका पूर्व ज्ञान हम उससे माँ बाप से पूछकर नहीं लगा सकते हैं। उसके साथ वार्ता करके। उसके बाद अगला है उससे प्रश्न पूछकर। और अगला है मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है उसकी पुस्तकें पढ़ाकर। ठीक हो गया। तो इसका जो सही सटीक आंसर हो जाता है, किसी भी बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेटेड हम क्या करें, उससे क्वेश्चन आंसर करें, प्रश्न उत्तर पूछें, उसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि जो उसका ज्ञान है वो किस लेवल का है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि उससे प्रश्न पूछ करके उसका पूर्व ज्ञान हम पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच उसके अध्यापकों को नहीं बल्कि अन्य अध्यापकों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है उसमें जो उसके जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं वह उसके टीचर से न करा करके किसी अन्य टीचर से करानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें रखा गया है कि छात्र को अधिक अंक मिलेंगे या छात्रों को अपने ज्ञान की असलियत का पता जो है वह लग जाएगा। अगला है छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होगा। और अगला है छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर होता है, अगर टीचर किसी क्लास का टीचर रहता है, अगर वही अगर अपने विषय के जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उनकी जांच करता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने जो चहीते बच्चे होते हैं उनको अच्छा नंबर दे सकता है, जिनसे थोड़ा उसकी बनती कम है या जो थोड़े वो रहते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उसका थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, वो उनको नंबर कम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी अन्य टीचर से पुस्तक अगर जांच करवाते हैं तो छात्रों के साथ क्या होगा, अन्याय नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरा है उनके साथ पक्षपात भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका क्या सही आंसर।
उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है। इनकी डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है। शिक्षा इसके अनुसार क्या है, एक मनोवैज्ञानिक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक हो गया। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपने किसी छात्र को दंड दिया, मतलब आपने किसी भी क्लास में किसी छात्र को दंड दिया, बाद में पता लगता है कि जिस कार्य के लिए, जिस अपराध के लिए उसको दंड दिया गया है, वह अपराध उसने किया ही नहीं था। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे। यानी कि कोई छात्र को आप दंड दे देते हैं, उसके बाद पता लगता है कि उसने वो काम नहीं किया था, ऐसा अपराध नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या रखा गया है, पहला ऑप्शन इसमें कहा गया है कि बाद में कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है, लगातार यही कहेंगे कि उसे ठीक ही दंड दिया गया था। या उसके बाद अगला जो इसमें रखा गया है ऑप्शन गो, इसमें कहा गया है कि छात्र के समक्ष खेद प्रकट करेंगे या इस बात का पता लगाएंगे कि यदि ऐसा अपराध उसने अपराध नहीं किया था तो अपराध किसने किया था। तो इसका जो सही सटीक आंसर होगा, क्योंकि आप अगर गलत डिसीजन पे किसी को दंड दे देते हैं तो जो बच्चा होता है उसके जो माइंड है उसमें हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्र के समक्ष जाकर के उससे खेद प्रकट करेंगे कि गलती हो गई है, कि गलती से किसी और की जगह आपको दंड दिया गया है। उससे क्या होगा कि बच्चे को मतलब ऐसी कोई उसके अंदर जो हीन भावनाएं हैं वो पैदा नहीं होगी। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय क्या होगा। यानी कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको सबसे अच्छा जो ट्रेनिंग है वो देना सबसे अच्छा क्या रहेगा। कल भी ये प्रश्न आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन को ही हो जाएगा कि छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी सामाजिक सेवा जो कार्यक्रम होता है उसमें अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो उसका क्या होता है, नागरिक जो व्यक्तित्व होता है उसको बढ़त उसमें मिलती है। उसमें क्या होता है, उसको ट्रेनिंग मतलब खुद में खुद अगर वो उन कार्यों में लिप्त होता है तो ऐसे में उसको ट्रेनिंग देने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर अन्य को देखें, इसमें कहा गया है कि छात्रों को अच्छे नागरिक से संबंधित कोई नाटक दिखाना चाहिए या छात्रों को अच्छे नागरिक के गुण व कर्तव्यों के बारे में उपदेश देना चाहिए, छात्रों को अच्छे नागरिकों के बारे में पुस्तक पढ़ानी चाहिए। ऐसा न करके हम डायरेक्टली किसी सामाजिक सेवा में उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसको जो छात्र है, छात्र अपने आप ही उसका व्यक्तित्व विकास, उसका जो नागरिकता संबंधी जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि एक छात्र जो आपके पड़ोस में रहता है, यदा कदा गृह कार्य पूरा करने में के लिए आपकी सहायता लेने हेतु आपके घर में आता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। कोई भी छात्र, आप एक टीचर हैं और आपके आसपास में कोई छात्र रहता है, वो क्या करता है कि गृह कार्य लेकर के आपके समक्ष पूछने के लिए आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें रखा गया है कि इससे अपने आराम से समय में व्यवधान मानेंगे, यानी कि जो आपका आराम का समय है उसमें व्यवधान मानेंगे और भविष्य में न आने के लिए उसको हिदायत दे देंगे, या ऐसा तो आप कभी भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। या इसके अलावा क्या करेंगे, अगला ऑप्शन है, सोचेंगे कि बेचारे का भला हो जाएगा, मेरे जेब से जो कुछ खर्च नहीं होता है। ठीक हो गया। अगला है, उसके माँ बाप को सुझाव देंगे कि उसका ट्यूशन का प्रबंध कर दे या उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होता है कि आप ऐसा सोचेंगे, अगर आपका आराम का समय भी है तो आप सोचेंगे कि यार उसका भला हो जाएगा, उसको कुछ आ जाएगा और आपकी जेब से कोई खर्च थोड़ा इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आप, इसमें कहा गया है, क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूल का निरीक्षण हो। ठीक हो गया। यानी कि समय समय पर स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए, इस पक्ष में हैं तो क्यों हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन रखा गया है, ऐसे अवसरों पर स्कूल की पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, इससे सफाई हो जाती है और सब कुछ जो
काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगला है निरीक्षण के भय से कुछ ना कुछ तो अच्छे काम होते हैं, या अगला है शिक्षा विभाग के जो बड़े अफ़सर होते हैं उनसे चर्चा करने का अवसर मिल पाता है, या अगला इसमें प्रश्न कहा गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि निरीक्षण के भय से क्या होता है, कुछ अच्छे कार्य स्कूलों में हो जाते हैं। इनकी जो टीचर होता है वो पढ़ाने में भी ध्यान देता है, अन्य चीज़ों में भी ध्यान देता है। तो ऑप्शन इसका ख क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो आप लोग आज के टाइम पे देखते ही हैं जो एजुकेशन है वह किस आधार की है, यानी कि जो छात्र है उसको केंद्र में रख करके वर्तमान समय में शिक्षा दी जाती है। ठीक हो गया, यानी कि छात्र को सेंटर में रख करके शिक्षा दी जाती है। तो इसका क्या आशय होता है, पहला ऑप्शन इसमें है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है, या छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, या सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या शिक्षण के छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो शिक्षण में जो छात्र हैं उनका पूर्ण सहयोग लेना नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता होती है उनको इसमें क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। यानी कि सेंटर में जो रहता है वो छात्र रहता है और केंद्र में छात्र रहता है। छात्र को ही सेंटर में रख करके इसमें क्या किया जाता है, प्रशिक्षण शिक्षण इसमें दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि आपके मन में यह संदेश पैदा होता है कि छात्र ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने अभिभावक के हस्ताक्षर कराने के बजाय उसमें खुद जाली हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो अगर ऐसा कोई छात्र करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इस संदेह के बारे में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं करेंगे। छात्र के अभिभावक को बुलाकर छात्र की हरकत के बारे में बातें करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। अगला इसमें है छात्र को विश्वास में लेकर उससे पूछताछ करने के बाद ही कोई कार्रवाई उसके प्रति करेंगे, या अन्य छात्रों के समक्ष उस छात्र को अपमानित यानी कि दंडित आप करेंगे, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। तो एक ही ऑप्शन इसमें बच जाता है, ऑप्शन गो। ठीक हो गया, यानी कि उसको छात्र को पहले आप विश्वास में लेंगे, फिर उसके बाद उससे बात करेंगे, वार्ता करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक हो गया, तो यह कथन जो है वह किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है ये कहा गया है, इसका जो सटीक आंसर सही आंसर हो जाता है वह किसके द्वारा हो जाता है, ऑप्शन गो, मॉन्टेसरी के द्वारा ये कहा जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार के भी कथन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए, छात्र के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, ये भी सही है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है आप किसी छात्र को समस्या छात्र मानते हैं, यानी कि कोई ऐसा छात्र है जो आपके टीचिंग में समस्या और व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उसको समस्या मानते हैं। तो किस प्रकार का छात्र ऐसा होगा जो आप लोग उसको समस्या मानेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन रखा गया है जो कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत से प्रश्न करे, ये तो नहीं होगा। अगला है जो कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ाई की ओर ध्यान न दें, या जो कक्षा के छात्रों से अलग अपने आप को खोया रखे, या जो अपनी जो प्रक्रियाओं से कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाए। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो छात्र अपनी जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया से क्या करे, अनुशासनहीनता पैदा कर दे कक्षा में, ऐसे छात्र को आप क्या मानेंगे, समस्या छात्र मानेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है खेल के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार की होती है। तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा होती है वह कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा होती है। ठीक हो गया, कैसी शिक्षा होती है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा होती है, ऑप्शन को हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 शिक्षा की
खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का जो अर्थ होता है वह होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि खेल विधि से शिक्षा मतलब खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा देना। तो ऑप्शन को ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्न की आवश्यकता न पड़े या अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे या छात्र अध्यापक के शंकाओं का समाधान करे या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, यानी कि जहां पर छात्र और अध्यापक दोनों ही प्रश्न पूछते हैं वह शिक्षण क्या मानी जाती है, सबसे उत्तम शिक्षण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। को ऑप्शन रखा गया है, जिसका उत्तर सभी छात्र दें या जिसका उत्तर कोई भी छात्र न दे या जिसका उत्तर शायद ही कोई छात्र दें या जिसका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ समय तक सोचना पड़े। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसमें वह क्या करें, ठहराव की भावना से क्या करें, प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि थोड़ा सोचें। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिज्ञासा। जो जिज्ञासा शब्द है वह क्या है, यानी कि जन्मजात है, पैदा की जा सकती है, ज्ञान से बढ़ती है या अगला इसमें है अध्यापक के अध्यापक में अवश्य होनी चाहिए। तो जिज्ञासा तो अध्यापक में होना न होना ये तो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो इनमें से तीन में से देखते हैं हम। जो जिज्ञासा है वह जन्मजात नहीं होती है। जिज्ञासा कभी भी क्या की जा सकती है, पैदा की जा सकती है। कैसे, जैसे आप कोई ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, तो मनोरंजन वाली कहानियाँ सुनाते हैं, उन कहानियों को या ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, उसको बच्चे क्या करते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो बच्चों में ऐसी स्थिति आप पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा, यानी कि जो छात्र हो उसके अगर आवेगों का अगर दमन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, वह अनुशासन अनुशासन मानने लगेंगे या उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगेगी या उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो उनमें क्या होगा, अगर कोई भी ऐसी उनकी जिज्ञासा होती है, ऐसी शक्ति होती है, अगर उसका दमन करने की सोचती हैं तो उसमें क्या होगा, उनमें विद्रोह की भावना पैदा होती है, पहली बात तो। दूसरा, उनमें जो सृजनात्मक की भावना होती है वह क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती हैं। तो दोनों इसका सही आंसर है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा, ख और ग। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभ्यास से क्या होता है, याद होता है या ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है या ग्राहक कार्य जो होता है नियमित करने की आदत पड़ती है या ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो अभ्यास है, अभ्यास के माध्यम से क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों को क्या मिलता है, इससे प्रशिक्षण मिलता है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। प्रश्न नंबर 21 है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आप क्या उपाय इसमें करेंगे कि वो जो कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण सही से करने लग जाएंगे। तो इसका पहला है, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे या ऐसे शब्दों को पहले खंड में बांटकर बुलवाएंगे या मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्द का सहारा लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा कि पहले तो आप क्या करेंगे कि जो शब्द हैं उनको, जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको क्या करेंगे, खंडों में तोड़ कर बुलवाएंगे, ऑप्शन ख होगा। उसके बाद मिले जुले शब्दों का उच्चारण जो है उनसे करवाएंगे। तो ऑप्शन घ दोनों ही इसके क्या है, सही हैं। ऑप्शन घ, ख और ग दोनों क्या है, सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्र से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन रखा गया है कि इसलिए कि पाठ योजना में इसका वर्णन है, यानी कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें इसका वर्णन है, या इसलिए कि बच्चों को भली भांति समझ में आ जाए, या इसलिए कि बाद में छात्रों को गृह कार्य दिया जाए उससे वे स्वयं कर सकें, या उससे उन्हें प्रेरित करने से उद्देश्य से
ताकि उनके जो रुचि है वो पैदा हो सके और वे खुलकर अपने शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक हो गया, यानी कि इससे वो क्या करेंगे, अपने शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। ऑप्शन घ ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रायः छात्र प्रश्न पूछने में या तो शंकाएं प्रस्तुत करते हैं या कहने में झिझकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वही उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है या क्या होता है या क्या हो सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि शिक्षक के पाठ में छात्रों की रुचि पैदा नहीं कर पाया है, यानी कि जो शिक्षक है वह पाठ में जो बच्चे हैं उनका रुचि पैदा नहीं कर पाए, या शिक्षण विधि उपयुक्त और आकर्षक नहीं है, या छात्र अध्यापक से भयभीत होते हैं, या अध्यापक और छात्रों के बीच यह संबंधित नहीं है जो उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। तो इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा कि जो टीचर और जो छात्र है उसके मध्य संबंध होना चाहिए, जिससे क्या होती है, जो शिक्षण है वह क्या होती है, कारगर होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आप यह मानते हैं कि यदि छात्रों का मन न हो तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इसका कारण यह है, इनकी जब उनका मन नहीं होता है पढ़ने में तो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? यदि उनका मन पढ़ने में नहीं है तो वे शिक्षक को पढ़ाने नहीं देंगे, या यदि उनका मन पढ़ने में नहीं होगा तो वे अनुशासनहीनता करेंगे, या यदि उनका मन पढ़ने में नहीं होता है तो वे भी शिक्षक उन्हें पढ़ा नहीं सकेंगे, यानी कि कोई भी शिक्षक उनको नहीं पढ़ा सकेंगे, या यदि उनका मन नहीं है तो पढ़ाई गई जो भी बात है उनके समझ में नहीं आएगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा घ। ठीक हो गया, यानी कि जो अगर पढ़ाएंगे आप जबरदस्ती भी पढ़ाएंगे तो उनके समझ में कोई भी चीज नहीं आएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो शिक्षा में जो अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वह किसकी थी? वह थी आपकी ऑप्शन ग। इसका हो जाएगा सही उत्तर मैकाले, यानी कि जो मैकाले थे, मैकाले का ही जो विजन था, यानी कि भारत में जो शिक्षा था, अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा देने की बात करी थी वह किसके द्वारा की गई थी? मैकाले के द्वारा। ठीक हो गया, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस सीरीज में हम लगभग 400 यानी कि 400 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक हो गया, तो बने रहेगा चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।